और अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले दिमाग में मेरे यही क्वेश्चन आ रहा है कि एम क्विक इज ए लीडिंग ब्रांड इन इंडिया। सो इसकी शुरुआत कैसे हुई सर, आप बताएंगे अपने कि कैसे आपने ये सब डेवलप किया, कैसे हो सकता है? सो ये थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन भी है और थोड़ा आंसर मेरा इसका लंबा होगा। यस सर। सो बचपन में जैसे हम सब भी खेले होंगे खिलौनों से, तो मैं जब छोटा था तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए छोटी छोटी गाड़ियों के खिलौनों लाके मुझे गिफ्ट में दिए थे। तो गाड़ियों के खिलौनों से खेलना शुरू किया और कहीं ना कहीं ज़हन में वो अंदर घुसता गया कि नहीं, कुछ करना है तो गाड़ियों के रिलेटेड ही कुछ मुझे करना है। ओके। सो खेलते खेलते कहाँ वो बचपन पैशन में कन्वर्ट हो गया, वो अभी तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट एक फेज जब मैं समझता हो गया तब मुझे ये क्लैरिटी आ गई कि नहीं, मेरे लिए माय फर्स्ट लव इज कार। ओके। एक दिमाग में क्लियर था पिक्चर कि आई वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स। फिर तब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत रॉ फेज में थी। अभी तो आप कोई भी बच्चे को पूछोगे तो उसके लिए कार इज देयर फर्स्ट लव, बिकॉज आप आज कार, उस जमाने में कार वाज नॉट दैट पॉपुलर और वो लग्जरी थी। कौन से टाइम की बात कर रहे हैं सर हम? आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s। ओके। तो उस जमाने में कार सब लोगों के पास थी नहीं, सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो इतना ज्यादा गाड़ियों का जो आज लोगों के दिमाग में अट्रैक्शन है, आज के बच्चों में अट्रैक्शन है, उतना उस टाइम पे था नहीं। ओके। और वैसे खिलौने भी नहीं मिलते थे, बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वैसे खिलौने लाके दिए जिसने मेरे पैशन को जिंदा किया। और चलते चलते एक ऐसे फेज में आया जब मुझे पढ़ाई भी ऑटोमोबाइल की करने का मौका मिला। मैंने मेरी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंप्लीट की और जर्नी चलती गई और आज मैं यहाँ पे ये मुकाम पे बैठा हूँ। ग्रेट। सो मैंने लास्ट मंथ ही मेरे प्रोफेशनल लाइफ के 25 साल कंप्लीट किए एज एन एंटरप्रेन्योर इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ग्रेट सर, आपने बोला ये एक वर्ड मैंने अभी जस्ट पकड़ा, एंटरप्रेन्योर। सर आपके लिए एक डेफिनेशंस और इन सिंगल वर्ड्स क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए और कैसे होता है? सो बेसिकली जो आदमी हु इज लिविंग हिज पैशन, ओके, सबसे पहली चीज। और सेकंड चीज कि जो पैशन को एक विजन के साथ जीता है, वो एक एंटरप्रेन्योर। ग्रेट। सो सर आगे बढ़ते हुए, जस्ट आपने अभी मेंशन किया कि सर आपको 25 साल ये इंडस्ट्री में हो गया है कंप्लीटली, राइट? और 25 साल में सर आपने क्या क्या स्ट्रगल किया है, आपने कैसे कैसे चीजों को हैंडल किया है, थोड़ा सा जरा हमें बताइए। बहुत सारी चीजें मैंने 25 साल में सीखी। इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड। शुरुआत की थी एक मारुति ऑथोराइज्ड डीलर के वर्कशॉप से, एंड मेरे फादर ने हमेशा मुझे एक चीज सिखाई थी कि अगर टॉप पे जाना है तो बॉटम से शुरू करना। सो वही सीख को ध्यान में रखते हुए मैंने एक डीलर वर्कशॉप में हेल्पर टेक्नीशियन, जो एक वर्कशॉप के अंदर सबसे बेसिक पोस्ट होती है, सो आई स्टार्टेड माय करियर एज अ हेल्पर टेक्नीशियन इन वन ऑफ द मारुति डीलर्स इन सूरत। और माय फर्स्ट सैलरी वाज 750 रुपीज। बाद में कुछ 8 महीना जैसा मैंने वहाँ काम किया और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे सेल्स का भी एक्सपीरियंस लेना है। सो मैंने वो जॉब छोड़ के एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन हीरो होंडा डीलरशिप। उस टाइम पे हीरो होंडा की प्रोडक्ट हुआ करती थी जो लोगों के अंदर उसका एक्सेप्टेंस बहुत कम था। तो फॉर्चुनेटली मुझे भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, एक चैलेंजिंग जॉब मिली कि जो नहीं बिक रहा था उसको बेचना है। क्योंकि जो बिक रहा है उसको बेचना बहुत आसान था, लेकिन जो नहीं बिक रहा है उसको बेचना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होती है, और वो भी एक फ्रेशर के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई सेल्स का एक्सपीरियंस था नहीं। सो आई स्टार्टेड सेलिंग हीरो होंडा स्ट्रीट, एक स्टेप थ्रू मोटरसाइकिल था। एंड फॉर्चुनेटली विद द सपोर्ट ऑफ द टीम, बिकॉज आई वॉज वेरी जूनियर इन द टीम, हम लोगों ने पूरे इंडिया में हाईएस्ट हीरो होंडा स्ट्रीट बेचे एक महीने में। एंड उसका रिकॉग्निशन हमें होंडा जापान की टीम से भी मिला। फिर वहाँ 6 महीना काम किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट अ जॉब काइंड ऑफ अ पर्सन। बहुत लंबे टाइम तक मैं जॉब कर नहीं सकता क्योंकि मुझे फ्रीडम ज्यादा पसंद है, और फॉर्चुनेटली मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली को बिलोंग करता हूँ। तो फ्रीडम वाली थॉट प्रोसेस डे 1 से मेरे दिमाग में थी। सो मुझे लगा मुझे कुछ अपना खुद का करना है। बट लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो उस टाइम पे कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे मेरे पास कि एक जगह लेके या
एक सेटअप बना के अपना खुद का कुछ करूं। सो सोच रहा था क्या करूं। तो उस टाइम पे, अभी तो ये स्टार्टअप का कल्चर है, उस टाइम पे ऐसा कोई स्टार्टअप का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। सो पुरानी 2 मारुति वैन हमने खरीदी और वी स्टार्टेड अ मोबाइल वर्कशॉप बिकॉज वी वर नॉट हैविंग अ स्पेस टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। सो उस जमाने में पेजर हुआ करते थे। सो टेक्नोलॉजी के साथ पहले से मेरा झुकाव है, मैं हमेशा नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो उस जमाने में आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोगों ने वो मारुति वैन को वर्कशॉप में कन्वर्ट करके उसके ऊपर ब्रांडिंग करके पेजर नंबर लिखे थे। शायद मेरी लाइफ में मैंने पेजर नंबर वाले व्हीकल्स कभी देखे नहीं थे कि गाड़ी के ऊपर नंबर लिखे हैं, यू कैन कम्युनिकेट। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। स्टार्ट ऐसे यस, तो वहां से जर्नी शुरू हुई। थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगा कि कंसेप्ट अच्छा है लेकिन अभी मार्केट में इसका एक्सेप्टेंस नहीं है, और नॉर्मली ये सब चीजें होती है जब आप कुछ नया करने जाते हो तो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस आता है। और उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये कंसेप्ट में एक्सेप्टेंस जितना होना चाहिए उतना नहीं है, और चैलेंजेस भी ज्यादा थी, रिसोर्सेज के भी लिमिटेशंस थे। तो देन ग्रेजुअली वी डिसाइडेड कि नहीं, we'll have to start a workshop। तो एक छोटी सी जगह लेके, एक फिजिकल प्लेस लेके हम लोगों ने, क्योंकि पहले तो मोबाइल वर्कशॉप था, सो उसके बाद एक फिजिकल प्लेस लेके हम लोगों ने एक वर्कशॉप छोटा सा शुरू किया। उसके बाद में आई स्टार्टेड अनदर कंपनी which I was a part of that company for 15 years and as I said, my entire life was a roller coaster ride। So कुछ setbacks आए। So उस टाइम पे मुझे एक स्टेटमेंट किसी का याद आया कि कोई अच्छे ही एंटरप्रेन्योर ने वो स्टेटमेंट दिया था कि in every adversity there is an opportunity। I was looking for some good opportunity के ठीक है, डाउनफॉल आया तो कहीं ना कहीं वो ऊपर जाने के लिए ही आया होगा। So I was looking for something unique। I wanted to start something unique। पैशन तो था, राइट। और उसके बाद में I decided that I'll start something very unique for the vehicle owners and then I started M-Quick। सर जस्ट आप अभी आपने बताया कि डाउनफॉल आता है। सर आपकी जर्नी में रोलर कोस्टर जर्नी रही है, तो सबसे बड़ा डाउनफॉल कौन से ईयर में था और क्या था, और आपने उसको टेक ओवर कैसे किया? So the biggest setback which I faced was in 2017। Okay। उसमें एक चीज बहुत सिंपल सी है कि every journey has an end। I always believe that every journey has an end। So I always took things positively। Right। And as I told you कि मैं स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, मुझे किसी के अंडर में काम करना बहुत ज्यादा सेट नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे मैंने एक ही चीज देखी कि अभी मुझे अगेंस्ट द फ्लो स्विम करना आ गया है। तो ये डाउनफॉल है, तो कहीं ना कहीं इसमें से आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढ के यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। राइट। सो दैट वाज द टाइम 2017 मंथ ऑफ अप्रैल। राइट। सो एक सवाल सर मेरी साइड से कि जो मेहुल देसाई अपने धंधे से जो डिसिप्लिन रखता है, क्या वो खुद के साथ कैसा डिसिप्लिन रखता है? आप अपने लिए सर क्या डिसिप्लिन करते हो? हाँ, मैं बहुत सिंपल सी चीज है कि मैं एज आई टोल्ड यू कि मैं जो फैमिली को बिलोंग करता हूँ, सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन जब से मैं समझता हुआ तब से मेरे कल्चर में। ओके। तो आज की तारीख में भी हम लोगों को जो सिखाया गया है वही हम लोग हमारे बिजनेस में, हमारे रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारे रोलर कोस्टर सर जर्नी देखी, मुझे एक ही चीज याद आ रही है, और मैंने कहीं भी ये पढ़ा था कि कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो ओनली लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो ओनली लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। राइट। तो कुछ ऐसी जर्नी रही है सर। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँ तो मुझे सर ये जानना है कि व्हाट इज M-Quick? M-Quick क्या है, कुछ उसके बारे में सर बताइए। लीडिंग ब्रांड है इंडिया की, हम सब जानते हैं, लेकिन आपसे अच्छा बेहतर सर कोई समझा नहीं सकता, आप बताइए सर। M-Quick की स्टोरी ऐसी है कि एक तो पहले जब नाम रखा तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और लोगों को ऐसा ही लगता था कि M-Quick बोले तो मेहुल क्विक, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। M-Quick के नाम के पीछे भी एक स्टोरी है और एक कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैंने नाम M-Quick रखा है। और बहुत सालों से एक क्लियर विजन से मैं मेरी जर्नी को आगे एंजॉय कर रहा था, और विजन ये था कि 2-3 चीजें बहुत क्लियर है। एट द एंड ऑफ द डे कोर बिजनेस है व्हीकल मेंटेनेंस का, और एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स या पैसेंजर व्हीकल्स। मैं मेरी इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो हर इंडस्ट्री के अलग अलग अपने नेगेटिव्स पॉजिटिव्स होते हैं, या हर इंडस्ट्री के लिए लोगों के दिमाग में अपने खुद के थॉट्स या परसेप्शंस होते हैं। सो जब मैं इंडस्ट्री में घुसा एज एन एंटरप्रेन्योर, तो मुझे जिस हिसाब से फीडबैक मिला या मुझे जो समझने में आया वो ऐसा था कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स वाले जो होते हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, या कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी लोग नहीं होते हैं। ऐसा लोगों के दिमाग में एक कॉमन परसेप्शन था।
और दूसरा कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स गंदे होते हैं, दे आर नॉट क्लीन टाइडी। और तीसरा था कि जो इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स है, जैसे एमक्विक इज एन इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप, मेरा कोई और ब्रांड के साथ में एफिलिएशन नहीं है, मैं अपनी खुद की एक ब्रांड एमक्विक क्रिएट करके मेरा अपना बिजनेस कर रहा हूँ। सो इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टम प्रोसेसेस नहीं होती है, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती है। सो जितने भी नेगेटिव्स थे वो एक बास्केट में मेरे दिमाग में पड़े थे, और मैंने वो सबको चुन चुन के उसको कैसे मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं और कैसे इंडस्ट्री का जो परसेप्शन लोगों के दिमाग में है उसको कैसे चेंज करूं, ये एक ओरिजिनल आइडिया था मेरा। तो ये एमक्विक की शुरुआत वहां से हुई। आइडियोलॉजी क्या था सर इसके पीछे का? कि एक सिंपल सी चीज है कि जब कोई ऐसा सोचता है कि ये जगह ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना पड़ेगा या ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि नहीं नहीं ये मेरी सोच गलत थी। राइट। एक वर्कशॉप या एक इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप ट्रस्टवर्दी हो सकता है। सेम वे अगर किसी को ऐसा लगता है कि एक इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप के पास अच्छी टेक्नोलॉजी या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो चेंज करने के लिए करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू अडॉप्ट गुड न्यू टेक्नोलॉजीज, यू हैव टू हैव अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। सो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। राइट। सर अभी चल रहा है 2023, अगर 2027 की बात करें तो एमक्विक को आप कहाँ पे देखते हो और आपका नजरिया क्या है रिलेटेड टू एमक्विक? सो एक बहुत सिंपल सी थॉट प्रोसेस से मैं काम करता हूँ। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये कोर वैल्यूज में है, और अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर कैसे जितने भी व्हीकल्स इंडियन रोड्स पे घूम रहे हैं उसको रोड वर्दी बनाए। पैशन मेरे लिए मेरा फूड है। अगर आप मॉर्निंग 8 to 6 की बात करें तो माय फूड इज पैशन। ओके, ठीक है। बाकी के टाइम पे जो नॉर्मली आप जो खाते हैं, मैं जो खाता हूँ, वो बॉडी का फूड है। लेकिन जो मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी का फूड है वो है मेरा पैशन। तो आई एम ट्राइंग टू लीव माई पैशन विथ अ वेरी क्लियर विजन। ये जो मैंने अभी तक किया है, ये कैसे मैं यही पैशन से और यही फिलोसॉफी से, यही थॉट प्रोसेस से और इसको आगे लेके जाऊं, या जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको एक्सपांड करूं, या फिर उसको और कोई फॉर्मेट में एक्सपांड करूं। बट कोर ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर कि जो लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव परसेप्शन था ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, उसको चेंज करने में मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं, वो एक कोर विजन। क्या मेहुल देसाई के पास कौन सी कार कलेक्शन है? 2 से 3 आपको बतानी है सर। सो ऐसा है कि मैंने बोला कि लाइफ में सेटबैक्स आते हैं, तो अभी मैं कोई ऐसी बहुत यूनिक एक्सोटिक कार्स पजेस नहीं करता हूँ, बट आई हैव वन व्हीकल विच आई एम यूजिंग। ओके। और वो व्हीकल एक्चुअली अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी पता होगा कि वो गाड़ी आपने भी देखी होगी, और जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी वो गाड़ी देखी होगी। तो देयर इज वन कार विच आई यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस, which is Volvo XC90। वो वही गाड़ी है जो 3 Idiots मूवी के अंदर शूटिंग के अंदर यूज हुई थी। So I own that vehicle, और वो जितनी बार वो गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे ऑल इज वेल वाली फीलिंग देती है। सर अपार्ट फ्रॉम दी कार्स, बाइक का क्या शौक रखते हो सर? बाइक का बहुत शौक था, लेकिन मेरा ड्राइविंग बचपन से थोड़ा रैश था, तो मेरे फादर को ऐसा लगा कि ये कुछ एक्सीडेंट करके आएगा। तो बेसिकली मुझे पैसेंजर कार इंडस्ट्री में लाने में मेरे फादर का भी अलग से रोल है और मेरे रैश ड्राइविंग का भी अलग से रोल है। ओके। जब मैं 18 साल का हुआ तो उनकी एक गाड़ी थी, उनको लगा कि ये इसको गाड़ी दे देनी पड़ेगी, नहीं तो कभी 2 व्हीलर पे ये कुछ नया करेगा। सो उस टाइम से ही स्टार्टेड गिविंग मी हिज व्हीकल। वो खुद 2 स्कूटर पे जाते थे कॉम्प्रोमाइज करके, और मुझे उनकी गाड़ी देते थे कि ये कम से कम सेफ आएगा घर पे वापस। तो 2 व्हीलर का उस टाइम से फिर धीरे धीरे शौक कम हो गया। अदरवाइज आई यूज्ड टू ड्राइव RX 100 यामाहा का, जो उस टाइम का बहुत पॉपुलर 2 व्हीलर था, जो हम लोग बोलते हैं मौत के कुएं में हुई। हाँ वो। और मैं भी थोड़ा कुछ उसी टाइप का रोड पे चलाता था, इसलिए वो मेरा ले लिया गया। आपके फादर ने बोला कि ले लीजिए? मेरे फादर ने इनडायरेक्टली वो बाइक साइड पे रखवा के मुझे गाड़ी दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बिजनेसमैन के पीछे ये कुछ भी होता है, जो जर्नी स्टार्ट होती है तो एंडिंग पार्ट ऐसे ही कुछ होता है, राइट? मतलब हम लोग बात कर रहे थे कि सारी जर्नी की बात की, लेकिन सर मुझे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि एमक्विक सर नाम कैसे रखा? तुरंत ऐसे दिमाग में आता है क्या ये लोग क्विकली काम करके देते हैं? सर मुझे यही दिमाग में आ रहा है, थोड़ा सा सर आप इलाबोरेट करिए कि एमक्विक कैसे नाम रखा आपने? सो आपने थोड़ा जो सोचा वो सही सोचा, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी मेरे रीजंस थे एमक्विक नाम रखने के पीछे। सो पहले तो मैंने बताया आपको कि
लोग बोल रहे थे कि एम क्विक का मतलब होता है मेहुल क्विक, वो ऐसा नहीं है. सो एम इज फॉर मल्टीपल ब्रांड्स, बिकॉज मेरा वर्कशॉप मल्टी ब्रांड वर्कशॉप है. फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सो हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं. फिर मल्टीपल सर्विसेज, बिकॉज इट्स अ वन स्टॉप शॉप, जो बहुत रेयर है हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि लोग वर्कशॉप चलाते हैं लेकिन वर्कशॉप के साथ में टायर शॉप, वर्कशॉप के साथ में डिटेलिंग स्टूडियो, वर्कशॉप के साथ में एक्सेसरी शॉप, वर्कशॉप और बॉडी शॉप, ये सब कॉम्बिनेशन रेयर है. सो इट्स अ वन स्टॉप शॉप. सो एज आई टोल्ड यू, मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल सर्विसेज. और एक लास्ट जो चीज है वो अभी पेंडिंग है, अभी हुई नहीं है, दैट इज मल्टीपल लोकेशंस. क्या सो अभी एमपी के एक लोकेशन पे है, बट वो विजन है कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मल्टीपल लोकेशंस पे भी इसको लेके जाएंगे. जब उसका टाइम आएगा तब लेके जाएंगे. राइट सर. सर जो लोग कार ऑन करते हैं, दैट इज अ प्रीमियम कार्स, उनके लिए सर क्या क्या कंपलसरी चीज है कि जो उनको करवानी चाहिए? कार ऑन करते हैं कि हर 3 महीने में, हर 5 महीने में ये चीज हमको करनी चाहिए, प्रीमियम कार्स है सर, कोई पर्टिकुलर कोई भी गाड़ी होती है उसका एक स्पेसिफिक मेंटेनेंस शेड्यूल होता है, और वो मेंटेनेंस शेड्यूल व्हीकल मैन्युफैक्चरर बनाता है. ओके. और वो 2 फॉर्मेट में कोई भी व्हीकल ओनर को मिलता है. सो वन इज डिजिटल, वन इज फिजिकल. ओके. सो पहले की गाड़ियों में एक सर्विस बुक आती थी. ओके. सर्विस बुक के अंदर लिखा होता था कि इतने किलोमीटर पे आपको ये काम करवाना है. अभी की काफी गाड़ियों में वो डिजिटल फॉर्म में आता है. आपका मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है कि अभी नाउ सर्विस इज ड्यू, या ब्रेक पे रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल. सो टेक्निकली वो जो सर्विस के रिमाइंडर्स आते हैं उसको आपको फॉलो करने, बिकॉज टिपिकली एक आदमी के लिए कार इज नॉट जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. कार के साथ बहुत सारी और चीजें भी जुड़ी होती है. एंड कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि कार के साथ आपकी और आपके फैमिली की सेफ्टी भी जुड़ी होती है. सो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में व्हीकल मेंटेनेंस को इतना लोग सीरियसली लेते नहीं. बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, ये मेरा बिजनेस है इसीलिए नहीं बोलता हूँ, बट ये अवेयरनेस नहीं थी. तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस डिस्कशन ऑल्सो कि रोडवर्दी व्हीकल्स, सो रोडवर्दी व्हीकल अपने लिए भी और रोड पे चलने वाले लोगों के लिए भी और व्हीकल यूजर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं. सो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट या कल्चर क्रिएट करने की जरूरत है कि अगर जो व्हीकल रोड पे चल रहा है तो रोडवर्दी होना चाहिए. जैसे एक इंसान है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो इंसान चैलेंजेस फेस कर रहा है. सेम वे अगर एक व्हीकल है वो रोडवर्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो रोडवर्दी करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी. जैसे अनहेल्दी लोगों को हेल्दी बनाने के लिए आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा या उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा. तो व्हीकल को रोडवर्दी कराने के लिए हमारे जैसे व्हीकल डॉक्टर्स के पास जाना. आपकी टीम पूरी व्हीकल डॉक्टर्स है, राइट? हाँ, कुछ हमारे कस्टमर जो हमें बोलते हैं कि आप हमारे व्हीकल डॉक्टर्स. क्या बात है. बिल्कुल बिल्कुल सर. सर डेफिनेटली ये जो कन्वर्सेशन है सर वो कंटिन्यू ही रहेगा एज इट इज, बट एक थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस हम ले लेंगे जो आपको, क्योंकि आप एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो, एज ए बिजनेसमैन काम कर रहे हो, आप पैशनेट भी हो, आप इनोवेशन को भी देखते हो. सर आपको बताना है कि अभी जो इन वन वर्ड आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या है टू अपकमिंग जनरेशंस? सो मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ जाना है और कब पहुंचना है तो आप कभी भी वहां पहुंच नहीं सकते. सो एंटरप्रेन्योर लोग एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बट वो बहुत सिंपल सी चीज है. और हम जब छोटे होते हैं ना तब से हमको इनडायरेक्टली ये सब चीजें सिखाई जाती है. स्कूल पे आपको टाइम पे पहुंचना ही पड़ेगा. 1 घंटे का पीरियड 1 घंटे में ही खत्म होता है. रिसेस के टाइम पे रिसेस होती है और स्कूल छूटने के टाइम पे स्कूल छूटती है और संडे के दिन स्कूल में छुट्टी होती है. सो ये जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन एज एन एंटरप्रेन्योर आपको मेंटेन करना पड़ेगा इन ऑल वेज इट मींस. एंड वो डिसिप्लिन 360 डिग्री होती है. सो वो सिंपल सी चीज है. अगर आपने अपनी जर्नी, आपको अगर जर्नी करनी है प्रोफेशनल लाइफ की एज एन एंटरप्रेन्योर, तो अगर आपने अपना डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं किया और वो डेस्टिनेशन पे कैसे और कब और किन के साथ में आपको जाना है वो अगर आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप वहां पहुंच नहीं पाओगे. आप पहुंचोगे तो आपको पता नहीं है कि पहुंचने के बाद करोगे क्या. सो क्लैरिटी
is very important. Passion is a fuel, and vision is like a GPS. सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपने बताया पैसेंस क्या होता है, विजन क्या होता है. सर अभी रिसेंटली मार्केट में ये जस्ट हमारे टॉपिक से थोड़ा अलग क्वेश्चन है. मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि हर एक चीज का यूज करना चाहिए. सर मैं आपको जानता हूँ, अभी जस्ट थोड़ी देर हमारे पहले कन्वर्सेशन हो रही थी, आप एआई का यूज करते हो. सर एआई को आप क्या देखते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए ऐसा है, एक बहुत सिंपल सी चीज है. एआई क्यों आया, जो मैं मानता हूँ. मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ. अगर आपने डिजिटल एनालॉग फोन यूज किया है, अगर आपने कभी भी एनालॉग फोन यूज किया है बिफोर यू स्टार्टेड यूजिंग स्मार्टफोन, और वो फोन पे से आपने किसी को भी डायल किया होगा नंबर, वो नंबर अभी आपको याद होगा. मुझे याद है जो नंबर्स मैंने एनालॉग फोन से मैंने डायल किए थे मेरी लाइफ में, वो नंबर्स मुझे आज याद मेरे फ्रेंड्स के हो या मेरे फैमिली के हो किसी के. लेकिन वो डिजिटल फोन आने के बाद हम लोगों ने, या स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं, उसके बाद हम लोग को ये चीज भूलना शुरू हो गया. हम लोग वी आर नॉट रिमेम्बरिंग द नंबर्स, हमको नहीं याद है. याद नहीं, बिल्कुल. तो टेक्नोलॉजी ने हमको डम बनाया, अब टेक्नोलॉजी हमको स्मार्ट बना रही है. ये बहुत सिंपल. अभी हम डम बन गए, हमको नहीं याद रह रहा है, हमको लिखने की आदत नहीं है क्योंकि ऑटो टाइपिंग आ गया है. तो एक दो लेटर लिख रहे हैं तो पूरा वर्ड बन के आता है. तो एक हैबिट सी हो गई हमको डिपेंडेंसी की. अब इतनी डिपेंडेंसी की हैबिट हो गई है कि अभी हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वी हैव बिकम डिपेंडेंट. राइट सर. तो हमारे जैसे कन्वर्सेशन अभी चल रही थी कि ट्रस्ट वर्दी, रोड वर्दी, जो भी कार से आप ये करना चाहते हो. सर मैंने बहुत सारी ब्रांड्स अदर्स भी देखी है. सो डिफरेंस अगर की बात करें तो एमक्विक और अदर ब्रांड में क्या डिफरेंस है? सर क्या आप ऐसा चैलेंजेस लाइक आप क्या प्रोवाइड करते हो अदर ब्रांड से हम बात करें तो, कंपेयर करें तो? So basically when we talk about other brands, तो इंडिया में जो इकोसिस्टम है व्हीकल मेंटेनेंस बिजनेस की, उसमें एक वर्टिकल आता है जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के डीलर्स होते हैं या उनके ऑथोराइज्ड सर्विस स्टेशन होते हैं, वो एक वर्टिकल हो गया. और दूसरा जो वर्टिकल है, जो हम लोगों को लोग बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट वर्कशॉप या रोड साइड वर्कशॉप. सो रोड साइड वर्कशॉप जब लोग बोलते हैं तो थोड़ा हमको दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है. इंडिपेंडेंट वर्कशॉप्स बोले तो अच्छा लगता है. वी ऑलवेज फील प्राउड. सो वी आर डिफरेंट इन मेनी वेज. सो व्हेन वी कंपेयर एमक्विक विथ डीलर्स, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, बट एक हमारा विजन था. या हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे मल्टी ब्रांड या इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप से, तो एक सिंपल सा डिफरेंस मैंने क्रिएट करने की कोशिश की. और मैंने भी ये सब चीजें सीख के, या जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के दिमाग में थॉट्स थे कि इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप्स गंदे होते हैं, सिस्टम प्रोसेसेस नहीं होती है, या अनएथिकल बिजनेस होता है. सो एक क्लियर विजन बहुत दिमाग में था कि ये सब चीजों को मुझे वाइप ऑफ करना है और लोगों को ये दिमाग में घुसाना है कि नहीं, ऐसा नहीं होता. सो एमक्विक में जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हो. जो स्पेयर्स हम लोग एमक्विक में ड्यूरिंग द रिपेयर प्रोसेस यूज करते हैं, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पेयर्स प्रोक्योर करने की कोशिश करता है. जहां तक वर्कशॉप बिजनेस को रन करने की बात है, तो सिस्टम प्रोसेस से काम होता है. जैसे आपने 5 साल पहले मेरे पास कोई गाड़ी सर्विस कराई हुई, तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास मिलता है. उसकी सर्विस हिस्ट्री, आपने क्या काम करवाया था, कब करवाया था. हम जो भी काम करते हैं वो वारंटी के साथ करते हैं. बॉडी एंड पेंट का जो हम काम करते हैं, वो भी वन ऑफ द बेस्ट फिनिशिंग हम लोग मार्केट के अंदर प्रोवाइड करते हैं. तो इट्स अ कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ राइट प्रोडक्ट, राइट सर्विसेज, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट एडवाइस एट राइट प्राइस. सारा कॉम्बिनेशन मिला के बनता है. सब मिला के वो एक वन स्टॉप शॉप का फॉर्मेट हम लोगों ने क्रिएट किया है. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट. और शायद ही इंडिया में बहुत सारे ऐसे कम वर्कशॉप होंगे जो इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप कैटेगरी में हमारे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके बैठे हैं. क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन इसके सामने हमको कस्टमर से कोई इतना इन टर्म्स ऑफ लेबर चार्जेस या कोई एक्स्ट्रा तो मिलना है नहीं. बट मैं ऐसा मानता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा काम है, ये मेरा पैशन है, तो मुझे अच्छे से ही करना है. तो इसीलिए मैंने वो सब चीजों में कभी कोई कमी नहीं रखी. सर डेफिनेटली सर, हमारा ये कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छा रहा और काफ़ी जानने को मिला आपकी एमक्विक ब्रांड के बारे में. और उससे ज़्यादा हमको जानने को मिला कि आपकी जर्नी बहुत ही एक रोलर कोस्टर राइड की जैसे रही, ऊपर नीचे. एंड सर एट लास्ट मैं इतना ही कहूँगा सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. एंड ऐसे ही सर आप हम सबको
प्रेरणा देते रहिए, राइट, हम मोटिवेशन आपसे लेते रहे। एंड आप सभी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। एंड वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।